देखिए, बीएससी सेकंड ईयर पादप कार्यकी में जल संबंध में एक टॉपिक है अंतः शोषण एम्बाइशन। देखिए, अवशोषण, अंतः शोषण और अधिशोषण, इनमें अंतर है। अधिशोषण में क्या रहेगा, कोई भी पदार्थ है सतह पर अवशोषित होगा, अवशोषण में पूरी सतह में अवशोषित होगा, जबकि अंतः शोषण में कोई भी पदार्थ किसी ठोस पदार्थ के द्वारा या सूखे पदार्थ के द्वारा या मृत पदार्थ के द्वारा बिना घुले अवशोषित होगा। बिना घुले, ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखें, हम केवल अंतः शोषण के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे एम्बाइशन कहते हैं। देखिए बच्चों, आप जानते हैं, मैंने बताया है कि ठोस पदार्थ या सूखे पदार्थों या मृत पदार्थों द्वारा जल का बिना घुले अवशोषण, जल का बिना घुले अवशोषण। ध्यान रखिए, मैंने मृत पदार्थ ही बोला है। आप जानते हैं मृत पदार्थ क्या हो सकता है, प्राथमिक कोशिकावृत्ति, द्वितीयक कोशिकावृत्ति, जो किसकी बनी रहती है, सेलुलोज या पैक्टिक पदार्थों की बनी रहती है, जो कि जल स्नेह कोलाइड की तरह कार्य करते हैं। इसका मतलब है ये जल अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अंतः शोषक या अंतः शोषी पदार्थ कहते हैं। एम्बाइवेंट अर्थात जो जल को अवशोषित करता है बिना घुले अपने अंदर, उसे एम्बाइवेंट या अंतःशोषक या अंतःशोषी पदार्थ कहते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है, स्टार्च हो सकता है, गोंद हो सकता है, बरसात में लकड़ी हो सकती है। अब आप देखो, प्रोटीन और स्टार्च में जल ज्यादा अवशोषित करते हैं प्रोटीन, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी प्रोटीनियस बीज हैं उन्हें जल में डालने पर वो ज्यादा फूलते हैं, जबकि स्टार्च कम जल अवशोषित करती है, इसीलिए स्टार्च वाले बीज कम फूलते हैं। अब इससे संबंधित कुछ उदाहरणों के बारे में और बात करते हैं। जैसे कवक तंतु का वृद्धि बिंदु भी अंतः शोषण विधि से ही जल अवशोषित करता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के वियोजोतक, ध्यान रखें, वियोजोतक से मतलब है, हालांकि वियोजोतक जीवित है, ये भी जीवित है। मैंने मृत पदार्थ बोला है यहाँ पे, तो इनमें मृत पदार्थ क्या होगा, इनकी कोशिका भित्ति होगी मृत पदार्थ, ये स्वयं मृत नहीं होंगे, इनकी कोशिका भित्ति मृत पदार्थ है। अब अगर हम देखें, जैसे जब जल अवशोषित होता है गोंद के द्वारा या किसी लकड़ी के द्वारा, आपने देखा होगा कि जब किसी गोंद को हम पानी में डाल देते हैं तो जल अवशोषित कर लेता है, वो भी अंतः शोषण विधि से ही करता है। और बरसात में आपने किवाड़ देखी होगी, लकड़ियां देखी होंगी सूखड़ी, वो की आवाज करती हैं और फूल जाती हैं, तो वास्तव में वो क्या होता है, अंतः शोषण ही होता है। बरसात में आपने देखा होगा किवाड़े लकड़ियों की फूल जाती है, तो वो भी अंतः शोषण का उदाहरण है। जब जैसे मान लो कोई लकड़ी जल अवशोषित करती है, तो जल क्या है, वास्तव में अवशोषी पदार्थ है, जबकि जो लकड़ी है वो अंतःशोषक या अंतःशोषी पदार्थ है, एम्बाइवेंट बोलते हैं उसे। तो जैसे ही वो जल को अवशोषित करती है तो उसमें एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे अंतःशोषी दाब कहते हैं। अंतःशोषी दाब का दूसरा नाम है मैट्रिक पोटेंशियल, मैट्रिक विभव, ध्यान रखिए। तो इस दाब को क्या बोलते हैं, अंतःशोषी दाब, एम्बाइवेशनल प्रेशर या फिर मैट्रिक पोटेंशियल। अब आप जानते हैं लकड़ी की सतह पर अंतःशोषण बिना आकर्षण के नहीं होगा, जब तक उनमें आकर्षण नहीं होगा तो अवशोषण नहीं होगा। इनमें आकर्षण की जो दृढ़ता रहती है, जिससे वो जुड़े रहते हैं, अवशोषित जो भी पदार्थ अवशोषित किया जा रहा है, कहने का मतलब जल अवशोषित हो रहा है मान लो लकड़ी पर, तो लकड़ी पर क्या होगा, एक आकर्षण होना चाहिए उन लकड़ी और जल के मध्य। तो उस आकर्षण को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक विभव या जल विभव बोलेंगे। ध्यान रखिए, दाब अलग है, विभव अलग है, ये इसे आकर्षण कह रहे हैं, जबकि ये क्या है, प्रेशर है। अब मान लो कोई पादप कोशिका है जिसमें रसदानी नहीं पाई जाती, तो वह कोशिका भी क्या करेगी, अंतःशोषी शोषण द्वारा जल अवशोषण करेगी। अब मान लो डीपीटी बराबर आईपीटीपी, आईपी वास्तव में इम्बाइवेशनल प्रेशर है। इस सूत्र में आपने देखा होगा, पहले डीपीटी बराबर क्या होता था, ओपी माइनस टीपी रहता था, लेकिन यहाँ पे ओपी के बराबर मान रहे हैं हम एम्बाइवेशनल या अंतःशोषी दाब को। तो अंतःशोषी, इसका मतलब है, तो इसका संबंध हम डीपीटी से बता रहे हैं, विसरण दाब न्यूनता से। इसका मतलब है जैसे जल का विसरण ज्यादा होता है जबकि लकड़ी का विसरण कम होता है, तो लकड़ी पर जल तब तक अवशोषित होता रहेगा जब तक जल के बराबर उसका विसरण दाब नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है जैसे ही दोनों का विसरण दाब बराबर हो जाता है तो साम्य स्थापित हो जाता है, और साम्य स्थापित होते समय भी गत्यात्मक साम्य स्थापित होता है। गत्यात्मक साम्य उसे कहते हैं जैसे जल अवशोषित भी हो रहा है और जल निकल के भी आ रहा है, उतना ही निकल रहा है उतना ही अवशोषित हो रहा है, तो उसे गत्यात्मक साम्य कहते हैं। तो विसरण दाबों के अंतर के कारण क्या होता है,
ये प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे लकड़ी का विसरण दाब कम है, विसरण दाब से मतलब लकड़ी कम फैलती है, लोहा सबसे कम फैलता है, और अगर हम पानी की बात करें तो ज्यादा फैलता है। तो पानी को अवशोषित करेगा वास्तव में लकड़ी। तो इसका मतलब उनके विसरण दाबों में अंतर है। इस वजह से क्या हो रहा है, जल लकड़ी की ओर प्रसारित हो रहा है या विसरित हो रहा है या प्रवाहित हो रहा है। अब अगर हम देखें, ध्यान रखें, मैंने बताया अंतर शोषण बिना आकर्षण के नहीं रहता। जैसे जल का आकर्षण लकड़ी से होता है तो लकड़ी जल को अवशोषित करेगी और रबर कार्बनिक विलायकों को अवशोषित करेगी। लेकिन अगर हम ये देखें कि लोहे के ऊपर पानी डाल दें तो लोहा वास्तव में उसे अवशोषित नहीं करेगा, क्योंकि उनके मध्य आकर्षण नहीं पाया जाता है। तो जिन पदार्थों के मध्य आकर्षण नहीं पाया जाता है उनमें अंतर शोषण की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अब इस अंतर शोषण की प्रक्रिया में आयतन में कमी होती है। जैसे आप जानते हैं आयतन में कमी क्यों होती है, जल है तो वो ज्यादा स्थान घेरता है, ज्यादा आयतन रहता है। जैसे ही वो किसी सतह पर अवशोषित होता है तो उस तरीके से विन्यासित या व्यवस्थित हो जाता है जिससे उसका आयतन कम हो जाता है। ध्यान रखें, जैसे आप आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथते समय उतना पानी डालते हैं हम और उतना आटे का आयतन है, तो बढ़ना चाहिए दोनों, लेकिन वास्तव में जितना हम पानी डालते हैं उतना आयतन नहीं बढ़ता है। अर्थात आटा गूंथते समय कुछ संपीड़न की प्रक्रिया होती है जो ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाती है। तो वास्तव में जितना आयतन होना चाहिए वो आयतन नहीं होता, जो आयतन में कमी है वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाती है। तो बच्चों, आप अंतर शोषण की प्रक्रिया को समझ चुके हैं। अब कहने का मतलब ये है, आगे का हम अध्याय शुरू करेंगे, ये टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।